हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी परीक्षा के लिए दोस्तों एसएसटी से ये क्लास करने वाले हैं। और एसएसटी के अंतर्गत भी दोस्तों आज हम पॉलिटिकल साइंस से क्लास करने वाले हैं। और पॉलिटिकल साइंस में जो दोस्तों इस क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सार्क। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। और नए सिलेबस के अनुसार दोस्तों ये हमारी पॉलिटिकल साइंस में क्लास नंबर 7 है। तो दोस्तों अगर आपने इससे पहले की 6 क्लासें नहीं देखी है तो उन क्लासों को भी जरूर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों उन 6 क्लासों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो इस क्लास का जो दोस्तों हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और उसी को दोस्तों क्या कहा जाता है, सार्क कहा जाता है। ठीक है, और अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि हिंदी में सार्क को क्या कहते हैं, तो दोस्तों हिंदी में जो सार्क की मीनिंग या अर्थ है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। ठीक है, तो दोस्तों कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि सार्क की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों सार्क की जो फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, ये दोस्तों सार्क की क्या हो जाएगी, फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, तो दोस्तों हिंदी में हम अगर बात करते हैं कि सार्क का अर्थ और मीनिंग क्या है, तो दोस्तों दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। और इंग्लिश में दोस्तों अगर हम बात करते हैं सार्क की मीनिंग फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब दोस्तों हम जानने वाले हैं कि सार्क से आगे किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि सार्क से आगे किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो दोस्तों पहला ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में सार्क के कितने सदस्य देश हैं। तो दोस्तों वर्तमान में सार्क के कितने सदस्य देश हैं, तो दोस्तों 8 सदस्य देश हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि सार्क की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि सार्क की स्थापना कब होती है, तो दोस्तों 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना होती है। ठीक है, और स्थापना के समय दोस्तों उसकी बैठक कहाँ होती है, तो ढाका बांग्लादेश में होती है। ठीक है, और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि सार्क का मुख्यालय या सचिवालय कहाँ है। तो दोस्तों कहाँ है, काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, और इसका स्थायी मुख्यालय या सचिवालय कब बनाया गया, तो दोस्तों 17 जनवरी 1985 को इसका मुख्यालय या सचिवालय बना। ठीक है, और दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ से इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जब सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को होती है तो उस समय सार्क के सदस्य देश कितने थे। तो दोस्तों जब इसकी स्थापना होती है सार्क की, तो अगर हम बात करते हैं कि उस समय सदस्य देश कितने थे सार्क के, तो दोस्तों 7 थे। अब दोस्तों प्रश्न आगे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो सार्क का 8वां सदस्य देश बना वो कौन बना और कब बना। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि 8वां सदस्य देश कौन बनता है, तो दोस्तों अफगानिस्तान बनता है। ठीक है, सार्क का। और कब बनता है दोस्तों, तो कब बनता है, 2007 में बनता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम मैप में समझ लेते हैं कि जो सार्क के 8 सदस्यीय देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों पहला हो जाएगा भारत। ठीक, और अगला हो जाएगा दोस्तों अफगानिस्तान, और अगला पाकिस्तान, और नेपाल, भूटान, और बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। दोस्तों ये सार्क के 8 सदस्यीय देश हैं। ठीक है, और अगला दोस्तों प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है, साथियों प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो दोस्तों 3 ऑप्शन तो ये दिए जा सकते हैं, और चौथा दोस्तों चीन यहाँ पर ऑप्शन दिया जा सकता है। और दोस्तों चीन क्यों ऑप्शन में हो सकता है, तो दोस्तों चीन इसलिए ऑप्शन में हो सकता है क्योंकि दोस्तों चीन की जो सीमा है वो भारत से भी लगती है, और अफगानिस्तान से भी लगती है, पाकिस्तान से भी लगती है, और नेपाल से भी लगती है, भूटान से भी लगती है, और यहाँ पर दोस्तों म्यांमार है, म्यांमार से भी लगती है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन में क्या हो सकता है, कन्फ्यूजन करने के लिए चीन ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों चीन क्या नहीं है, सार्क का सदस्य देश नहीं है। ठीक है, और अगला प्रश्न दोस्तों किस प्रकार से पूछा जा सकता है, अगले दोस्तों 3 ऑप्शन तो यही हो सकते हैं, मालदीव हो सकता है, नेपाल हो सकता है, अफगानिस्तान हो सकता है, और यहाँ पर दोस्तों क्या हो सकता है, म्यांमार हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों म्यांमार भी क्या नहीं है, सार्क का सदस्य देश नहीं है। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं कि म्यांमार कहाँ है दोस्तों, भारत के पूरब में है। ठीक है, और म्यांमार क्या नहीं है, सार्क का सदस्य देश नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब साथियों हम जानने वाले हैं कि सार्क के उद्देश्य और सिद्धांत क्या हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं दोस्तों सार्क के उद्देश्य और सिद्धांत।
दक्षिण एशियाई देशों के लोगों के कल्याण को प्रोत्साहन देना। ठीक है, तो दोस्तों इसका उद्देश्य और सिद्धांत क्या है? जो दक्षिण एशियाई देशों के लोग हैं उनके कल्याण को प्रोत्साहन देना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना। ठीक है, पहला उद्देश्य ये हो जाएगा। और अगला उद्देश्य दोस्तों आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में पारस्परिक सहायता को प्रोत्साहन देना। ठीक है, और अगला जो दोस्तों इसका उद्देश्य है या सिद्धांत है तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करना। तो दोस्तों ये उद्देश्य भी हो जाएंगे और सिद्धांत भी हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो दोस्तों अब हम समझने वाले हैं चार्टर में सार्क के जिन सिद्धांतों का उल्लेख है वे हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला ही जो सिद्धांत है वो है सार्क के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग। तो दोस्तों जितने भी 8 सार्क के सदस्य देश हैं वो क्या करेंगे? एक दूसरे का क्षेत्रीय सहयोग करेंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि संप्रभुता का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों संप्रभुता का अर्थ होता है ऐसा राष्ट्र या ऐसा देश जो अपने देश के आंतरिक मामले और अपने देश के बाह्य मामलों को लेने में क्या होता है? सक्षम होता है, या ऐसी शक्ति उसके पास स्वयं के पास होती है, उसे ही दोस्तों क्या कहते हैं? संप्रभुता कहते हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे? जितने भी 8 सार्क के सदस्य देश हैं वो एक दूसरे की संप्रभुता का क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। ठीक है, समानता के सिद्धांत के प्रति पारस्परिक सम्मान करेंगे और प्रादेशिक अखंडता का भी सम्मान करेंगे। राजनीतिक स्वतंत्रता, तो दोस्तों जितने भी सार्क के सदस्य देश है, 8 सदस्य देश हैं, वो राजनीतिक रूप से क्या है? हर देश अपने आप में स्वतंत्र है। ठीक है, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप और पारस्परिक लाभ के सिद्धांत पर बल देना। ठीक है, तो दोस्तों अब हम समझने वाले हैं कि सार्क के सामने क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो पहली ही चुनौती है सार्क के सामने वो है सार्क के सदस्य देशों के बीच सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अविश्वास का है। तो दोस्तों जितने भी सार्क के 8 सदस्य देश हैं उनके बीच क्या है? जो सबसे पहला और सबसे प्रमुख चुनौती है वो कौन सी है? अविश्वास का है। तो दोस्तों भारत का पाकिस्तान के प्रति अविश्वास है और पाकिस्तान का भारत के प्रति अविश्वास है। इसीलिए दोस्तों भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है, रिश्ते हैं, वो हर समय क्या कैसे रहते हैं? तनावपूर्ण रहते हैं। ठीक है, शत्रुता और पारस्परिक सुरक्षा के प्रश्न का है। तो दोस्तों जो पहली चुनौती क्या है? तो एक तो अविश्वास का है, दूसरा शत्रुता का है और अगला क्या है? पारस्परिक सुरक्षा के प्रश्न का। ये दोस्तों सार्क की पहली चुनौती है। ठीक है, अगली जो दोस्तों चुनौती है वो है लगभग सभी सदस्य देश अपने पड़ोसी देशों से आर्थिक, राजनीतिक, क्षेत्रीय स्थिरता एवं अखंडता के मामले में खतरा महसूस करते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान हमसे खतरा महसूस करते हैं अखंडता के मामले में और हम पाकिस्तान से करते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब आगे है दोस्तों सार्क के सदस्य देश कई प्रकार के आंतरिक मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जैसे कि तो दोस्तों अगर हम बात करें कि अफगानिस्तान कौन सी आंतरिक मुश्किलों का सामना कर रही है, तो दोस्तों अफगानिस्तान आतंकवाद और अस्थिरता। तो दोस्तों वहाँ की जो सरकार है, सरकार क्या अस्थिर है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें कि श्रीलंका कौन सी आंतरिक मुश्किलों का सामना कर रही है, तो दोस्तों श्रीलंका में जो तमिली भाषा का मुद्दा है इसको लेकर ये क्या आंतरिक मुश्किलों का सामना कर रही है। श्रीलंका में दोस्तों 2 भाषाई लोग हैं, एक है सिंगली भाषा और दूसरे हैं तमिली भाषा, और इनके बीच दोस्तों 1980 से ठीक है 2009 तक क्या चलता है दोस्तों? गृह युद्ध चलता है। तो अगर हम बात करते हैं कि नेपाल कौन से आंतरिक मुश्किलों का सामना कर रही है, तो दोस्तों संवैधानिक संकट और शरणार्थियों का प्रवास। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश कौन से आंतरिक मुश्किलों का सामना कर रही हैं, तो दोस्तों धार्मिक कट्टरवाद को लेकर दोस्तों आंतरिक मुश्किलों का सामना कर रही है। ठीक दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। दक्षिण एशिया में चीन की उपस्थिति भी सार्क के उत्थान में बाधक है। तो दोस्तों चीन क्या नहीं करने देती है? सार्क को आगे नहीं बढ़ने देती है। वस्तुतः चीन पाकिस्तान का गठजोड़ एवं चीन की अतिक्रमणकारी नीति क्षेत्र सहयोग के लिए बाधक है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में दोस्तों एक कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी। और साथ में दोस्तों आपको एक काम और करना है कि आप अपने उन सभी साथियों तक इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिनका भी इस बार LT SST से पेपर हैं। और दोस्तों अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए होगी तो उसके लिए आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।